हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि हम राजस्थान के इतिहास का जो सर्वेक्षण है बीए पार्ट द्वितीय या सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है उसका हम अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण। उसी में ही हमने कालीबंगा है उसकी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन किया। आज हम आहड़ आहड़ सभ्यता है, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले ये बताना चाहूँगा मैं कि इस आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन है 1951 ईस्वी में आरसी अग्रवाल जो महोदय हैं, प्रमुख पुरातत्ववेत्ता हैं राजस्थान के, उन्होंने इसका उत्खनन किया या फिर इसकी खोज की थी। उसके उपरांत 1971 से 72 तक यहाँ पे 1961 से 72 इन 10-11 सालों में यहाँ पे दक्कन दक्कन कॉलेज पुणे और इसी के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है मेलबोर्न विश्वविद्यालय, इनके संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पे उत्खनन किया गया। और उस उत्खनन के परिणाम स्वरूप यहाँ से हमें कुछ एक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो जो आहड़ है इसका जो कालक्रम है वो लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व के मध्य आता है। इस समय यहाँ पे यहाँ के लोगों का जीवन काल रहा होगा। और इसमें सबसे पहले हम भवन निर्माण के बारे में जानते हैं। भवन निर्माण में ये है कि यहाँ के जो लोग थे, नींव में जो नींव बनाई जाती थी मकान की, उसमें शिष्ट पत्थर का प्रयोग करते थे। यानी कि यहाँ पे आहड़ नदी बहती थी और उस आहड़ नदी में जो पत्थर होते हैं वो मिलते थे काफ़ी आसानी से, तो उन पत्थरों को, गोल पत्थरों को ये लोग नींव में काम में ले लेते थे। और भवन यही है, ईंटों से, कच्ची और पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। घास फूस से छप्पर, ऊपर छत बनाई जाती थी, दरवाजे होते थे। बड़े भवन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं और एक भवन में तो हमें यहाँ से 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। एक ही भवन हो 6 भागों में बटा हुआ मिला है और उसमें भी 6 जो चूल्हे होते थे वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं एक ही भवन से, जिससे पता चलता है कि एक परिवार पूरा संयुक्त रूप से बड़े मकान में रहता होगा। यानी कि संयुक्त परिवार के रूप में ये लोग जीवन यापन करते होंगे। हम आहड़ में जो मृद भांड है उसको भी जानना चाहेंगे कि मृद भांड यहाँ पे किस प्रकार के होते थे। लाल एवं काले मृद भांड। लाल रंग के और काले रंग के बने हुए आग में उल्टी तपाई विधि से पकाए जाते थे और उसके उपरांत उन पे लाल और काले रंग का चित्रांकन कर दिया, वो लेप कर दिया जाता। फिर उनके ऊपर काले रंग से या फिर सफेद रंग से उनके ऊपर विभिन्न चित्रांकन बना दिए जाते, चित्र बना दिए जाते। और वो चित्र किस प्रकार के थे? विभिन्न पशु पक्षियों के, पेड़ पौधों के, विभिन्न प्रतीक चिन्हों के, ये सब जो चित्र हैं वो, और साथ ही साथ वो चित्रों के साथ साथ लिपि के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं इन मृद भांडों से।
नेक्स्ट ये है कि उनके ऊपर जो डिजाइनें बनाई जाती थी वो ये होती थी, चाक निर्मित होते थे मृद भांड, और डिजाइनों में छोटे छोटे से व्रत हैं, त्रिभुज है, आयत हैं, और ज्यामितीय रेखाएं हैं, फूल पत्तियां हैं, विभिन्न स्त्री और पुरुषों की मूर्तियां हैं। नेक्स्ट है ताम्र उद्योग। ताम्र उद्योग में यहाँ पे खनिज और तांबा निकाला जाता था। आसपास में कई साक्ष्य ऐसे हैं, खोदरीबा वगैरह क्षेत्र ये, कि जहाँ से इस सभ्यता के पास से तांबा निकलता था। उस तांबे को निकाल करके ये लोग उसका निष्कर्षण करना भी जान गए थे, उसको शुद्ध करना भी जान गए थे। और उससे तांबे से बनी हुई यहाँ पे चूड़ियाँ मिली हैं, और चाकू मिले हैं, छेनियाँ मिली हैं, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, ताम्र बाणाग्र मिले हैं, भालाग्र मिले हैं, और आदि विभिन्न प्रकार के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है पाषाण उपकरण। पाषाण उपकरणों में हमें बहुमूल्य पत्थर से और अन्य बहुमूल्य पत्थर से बने हुए जो विभिन्न आभूषण वो प्राप्त होते हैं, औजार मिलते हैं। आदि मानव का जो ताम्र पाषाणिक सभ्यता है वो भी इसे कहा जाता है, यानी कि तांबे के साथ साथ यहाँ के लोग पाषाण का उपकरण भी प्रयोग करते होंगे। ये है, और इसमें हम कौन कौन से स्थान है, जैसे कि हम पाषाण उपकरणों में बहुमूल्य पत्थर, इसके अलावा सिलवट्टा भी प्राप्त हुआ है, जिससे वो लोग अनाज पीसने का कार्य करते थे। आर्थिक जीवन आहड़ के लोगों का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, और आर्थिक जीवन में यह है कि कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य है। कृषि, आहड़ के लोग जो कृषि करते थे उसमें ये है कि मुख्य रूप से जो खाद्यान्न फसलें हैं उनका उपयोग किया जाता। खाद्यान्न फसलों के उपरांत वो लोग कुछ एक फल, जो कंदमूल फल होते हैं, उनकी खेती करना भी जानते। पशुओं को पालना, ये क्या था? पशुपालन है कृषि के साथ साथ ही चलने वाला एक व्यवसाय था, जिसमें जो सामान्यतः पशु होते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बैल, बकरियां हैं, उनको पाला जाता, कुत्तों को पाला जाता था, और उनसे उनको खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं मानव को। तो इन पशुओं से मानव के खाद्य की जो आवश्यकता होती है, खाद्य पूर्ति की, उसकी पूर्ति होती थी। और इसके अतिरिक्त इन पशुओं को व्यापार के रूप में भी काम में लेता है। इनके ऊपर जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनके बोरे लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते, जिसमें मुख्य रूप से ऊँट हैं और जो बैल हैं उनका उपयोग किया जाता। व्यापार वाणिज्य में हम ये जानेंगे कि यहाँ पे तांबे का बहुत अधिक उत्पादन हो रहा है, तो उस का भी व्यापार करते वो लोग, और ताम्र से बनी हुई विभिन्न वस्तुओं का भी वो लोग व्यापार करते। और ऐसे साक्ष्य मिले कि आसपास के जो काफी सारी सभ्यताएं थी, केंद्र थे, वहां से हमें इस आहड़ के बने हुए उपकरण प्राप्त हुए हैं। व्यापार वाणिज्य ये है कि यहाँ से लोग दूसरे स्थानों पर, दूसरे पुरास्थलों पर भी विभिन्न वस्तुएं हैं वो आयात और निर्यात की जाती। और सबसे अंत में है महत्व। आहड़ सभ्यता का महत्व ये क्या था? मुख्य रूप से महत्व यही है आहड़ का कि ये एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता थी। ताम्र उद्योग यहाँ पे विकसित था, और तांबे का निर्यात आसपास के केंद्रों या सिंधु सभ्यता के केंद्रों को भी किया जाता था।
यहाँ के मणके हमें ट्रॉय से मिले हैं। ट्रॉय एक तरह से तुर्की जो साम्राज्य है उसका प्रदेश है, तो उस तुर्की राज्य से भी इस क्षेत्र के संबंध रहे होंगे। नेक्स्ट है बैराट। बैराट की सभ्यता। और बैराट क्या है? बैराट एक ऐसा पूरा स्थल है जहाँ से हमें पाषाण कालीन मानव, आदि मानव और उसके साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। उस समय के मानव के उस जो उपकरण हैं उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और उपकरणों के साथ ही साथ जो हथियार हैं और पाषाण के उपकरण हैं वो भी प्राप्त होते हैं। बैराट की सभ्यता। और बैराट की सभ्यता है, इसका उत्खनन 1987 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने किया। इन दोनों ने मिलकर के विस्तृत रूप से इसका उत्खनन किया, और इसको हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। पहला है पाषाण युगीन बैराट, यानी कि जब पाषाण का उपकरण यहाँ पे किया जाता था। पाषाण युगीन बैराट में हमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो ये हैं कि यहाँ से हमें लघु शैल चित्र प्राप्त होते हैं। शैल चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं जो भी 40 से 50 लाख पुराने, और उनमें मुख्य रूप से पशु पक्षियों का चित्रांकन किया गया है, और सामूहिक जो उत्सव होते हैं उनका चित्रांकन या सामूहिक शिकार का चित्रांकन यहाँ पे किया गया है। और इसमें ये भी है कि जो बाणाग्र हैं या जो पाषाण युगीन बैराट है इसके अन्य साक्ष्य हैं। लघु पाषाण उपकरण शैल चित्र जो 50 लाख से 40 लाख के लगभग प्राचीन हैं। फिर इसके बाद में ताम्र युगीन बैराट। ताम्रयुगीन बैराट की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि यहाँ से हमें तांबे के बने हुए भालाग्र, बाणाग्र, चाकू, बरछे, चूड़ियाँ, छैनी, गेंद आदि जो विभिन्न वस्तुएं होती हैं, सामान्य वस्तुएं होती हैं, वो बनी हुई प्राप्त हुई हैं। और इसमें ये भी है कि हमें जो मृद भांड प्राप्त होते हैं इस समय के, वो हैं गेरुए रंगीन मृद भांड। गेरू के रंग के रंगीन मृद भांड बनाए जाते थे और उनके ऊपर विभिन्न चित्रांकन किया जाता था। इसके बाद में है मौर्य युगीन बैराट। मौर्य युगीन बैराट में ये है कि यहाँ से हमें 1887 ईस्वी में कैप्टन बार्ट ने यहाँ से अशोक के 3 अभिलेख खोज निकाले। अशोक जो है उसके 3 अभिलेख यहाँ से ब्राह्मी लिपि में खोज निकाले, और उन अभिलेखों पे बाद में ये पता चला, ये जानकारी प्राप्त होती है कि वो अशोक के शासनादेश थे जिनका पालन करना प्रजा के लिए जरूरी होता था। और यहीं से ही मौर्य युगीन बैराट के साक्ष्य हैं कि हमें यहाँ से जो प्राचीनतम या फिर एक स्तूप है, स्तूप और बिहार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्तूप की पूजा की जाती थी, विभिन्न भिक्षु उसमें निवास करते,
लेकिन जब आक्रमण होता है हूणों का तो यहाँ पे 2 शासक होते हैं। हाँ, स्तूप यहाँ से कि हूण शासक मिहिर कुल और तोरमान उन्होंने आक्रमण करके और यहाँ का जो स्तूप था उसको नष्ट कर दिया। हेनसांग बताता है कि उसने भी इस स्तूप की यात्रा की थी और यहाँ पे दर्शन किए थे। कुछ समय वो हेनसांग भी यहाँ पे रुका था और यहाँ से हमें 28 आहत मुद्राएं तथा रोमन मुद्राएं भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जिससे पता चलता है कि रोमन व्यापार का केंद्र भी ये रहा होगा। और साथ में बौद्ध विहार का हम अलग से अध्ययन कर रहे हैं। अब बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए विहार बने हुए थे और उन विहारों में भी जो स्तूप है वो बने हुए हैं, प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है और भिक्षु यहाँ पे रहते हुए कोठरियां बनी हुई हैं। उन भिक्षुओं में रहते हुए यहाँ पे अध्ययन अध्यापन किया जाता था। यूनानी प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। 28 यूनानी मुद्राएं यहाँ से प्राप्त होती हैं, जिसमें से 16 मुद्राएं तो मीनांडर की हैं और ये इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। नेक्स्ट है इसी में ही कि मत्स्य जनपद की रूपरेखा। या महत्व, हम बैराट का महत्व जानते हैं। महत्व ये है कि यहाँ से आदि मानव के पाषाण चित्र और पाषाण के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता भी थी ये, साथ ही साथ मौर्य युगीन एक प्रमुख केंद्र था मौर्य काल का। और मौर्य युगीन काल के यहाँ से हमें स्तूप के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है मत्स्य जनपद की रूपरेखा। यानी कि जो मत्स्य महाजनपद था, जिसमें 16 महाजनपदों में बटा हुआ था भारत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसका कि प्रमाण हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ का जो कल्पसूत्र उससे प्राप्त होता है। उसमें से मत्स्य जो महाजनपद है वो वर्तमान राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अलवर ये वाला क्षेत्र यहाँ पे फैला हुआ था। तो इस मत्स्य महाजनपद की रूपरेखा क्या थी? इसकी राजधानी विराटनगर थी और सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में यही है कि ये वर्तमान जयपुर, भरतपुर, अलवर इस क्षेत्र में फैला हुआ था। नेक्स्ट है वैदिक एवं महाकाव्य काल। इस समय के भी यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मत्स्य महाजनपद का जो उल्लेख है वो वेदों में भी उल्लेख प्राप्त होता है। महाकाव्यों में उसका उल्लेख है रामायण महाभारत में। और महाभारत में उल्लेख इस प्रकार से कि जब पांडवों को वनवास होता है 14 वर्ष का, तो उसमें से उन्हें अपना एक अंतिम जो 1 वर्ष है वो अज्ञातवास के रूप में बिताना था। तो ये माना जाता है, बताते हैं कि राजा जो विराटनगर का राजा था बैराट, उसकी सेवा में ही अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव वगैरह, द्रौपदी वगैरह भेष बदल करके आते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। 1 साल बिताते हैं जिसमें विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि युधिष्ठिर है वो राजा विराट का सलाहकार बन जाता है, खंचुकी जिसे कहा जाता है। अर्जुन उसकी पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाने वाला बन जाता है, अर्जुन उसका रसोइया बन जाता है। नकुल और सहदेव वो घोड़ों को चराने वाले बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इस बैराट का पाषाण महापाषाण काल है, उसमें भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट है वैदिक महाकाव्य हुई है, और इसी में ही हम शासन व्यवस्था, मत्स्य जो महाजनपद है, उसकी शासन व्यवस्था किस प्रकार से रही होगी। और शासन व्यवस्था में सामान्य सा कि जो अन्य राज्यों में शासन व्यवस्था थी उसी तरह की शासन व्यवस्था यहाँ पे भी विद्यमान थी, जिसे हम राजतंत्र के नाम से जान सकते हैं। वही है यहाँ पे भी राजाओं वाला सिस्टम ही, राजा के बाद में उसका पुत्र राजा बनेगा, वही व्यवस्था यहाँ पे लागू है। हालांकि कुछ ही गणराज्यों के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक संघर्ष के बीच का रास्ता। सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, तो हम सीधा सांस्कृतिक जीवन है उसी का ही अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक जीवन इन बैराट के लोगों का किस प्रकार का था, मत्स्य महाजनपद के जो लोग थे उनका सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार का था। ये लोग वेदों वगैरह का यहाँ पे भी अध्ययन किया जाता था, और वही समाज में चार वर्ण बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। राजस्थान है राजपूतों के लिए प्रसिद्ध है। तो राजपूत लोग आए कहाँ से, तो विभिन्न विद्वान हैं, उनकी विभिन्न अवधारणाएं हैं या विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं हैं, जिसमें से कुछ अवधारणाएं मुख्य हैं कि उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है इसमें मिश्रित जातियों से, ब्राह्मणों से और इसी क्रम में ही सूर्य व चंद्रवंशी क्षत्रियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। क्षत्रियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ये हैं कुछ विभिन्न मत। और इसमें अग्निकुंड से उत्पत्ति, महर्षि जो गुरु वशिष्ठ बताते हैं कि जब यहाँ पे ब्राह्मण लोगों के यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहे थे तो उन्होंने अपने यज्ञों की सुरक्षा के लिए जो नक्की झील है सिरोही में, वहाँ पर उन्होंने यज्ञ किया, और उस यज्ञ से सबसे पहले जो चालुक्य हैं, परमार हैं और गुर्जर प्रतिहार है, उनकी उत्पत्ति होती है। और सबसे अंत वो लोग उनके यज्ञों की सुरक्षा नहीं कर पाए, अंततः चौहानों की उत्पत्ति होती है उस अग्निकुंड से, और चौहान उनके यज्ञों की सुरक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से चार जातियां थी, जो प्रतिहार हैं या गुर्जर प्रतिहार और चौहान, साथ में ही जो अन्य जो जातियां हैं, दो जो राजवंश हैं, इसमें चौहान और चालुक्य, वो भी
इस अग्निकुंड से उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट है विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। कुछ विदेशी इतिहासकारों बताते हैं कि इन राजपूतों की उत्पत्ति तो मध्य एशिया से या अन्य जो आक्रमणकारी थे उनसे हुई है। नेक्स्ट है कि मिश्रित जातियों से, भारत में जो विभिन्न मिश्रित जातियां थी, दुनिया में जो विभिन्न मिश्रित जातियां थी, उनसे राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। अग्निकुंड के साक्ष्य भी हैं मिले कि वो क्षत्रियों से उत्पत्ति सबसे महत्वपूर्ण है कि जो क्षत्रिय हैं उन क्षत्रियों से, यानी कि जो राजा थे, राज परिवार के लोग थे, उनसे जो परिवारजन थे, उनके जो पुत्र वगैरह थे, उनकी जानकारी या उनसे इनकी क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है या राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। कुछ एक शासक ये बताते हैं कि ब्राह्मणों से भी उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन इसमें सर्वप्रमुख जो मत माना जाता है वो यही है कि क्षत्रिय जो थे ऋग्वेदिक काल से चले आ रहे हैं, क्षत्रिय राज परिवार से ही, राजवंश से ही इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। और नेक्स्ट है सबसे अंतिम, पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियां। पृथ्वीराज चौहान, उसकी उपलब्धियां, सबसे पहले तो ये कि उनका क्षेत्र था वो सीकर के साकम्बरी क्षेत्र में, और उसके बाद में अजमेर सांबर तक उसका फैलाव है वो होता चला जाता है। सबसे पहले हम उसकी जो पहली जो उपलब्धि थी वो थे नागार्जुन के विद्रोह का दमन। दमन करते हुए इसके विद्रोह का दमन किया। नेक्स्ट है भंडानको व चंदेलों का दमन। भंडानक और चंदेल जो विद्रोही थे या पड़ोसी शक्तियां थी उनको पराजित करते हुए और उनका दमन किया। चौहान गहड़वाल संघर्ष। चौहान गहड़वाल संघर्ष में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध, फिर तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त की और द्वितीय युद्ध में पराजित होता है। नेक्स्ट जो उपलब्धि है वो ये है विद्वानों व साहित्यकारों का आश्रयदाता। इसमें क्या होता है कि जो विभिन्न साहित्यकार थे, विद्वान लोग थे, वो इसके राज दरबार में आश्रय प्राप्त कर रहे थे, जिसमें से मुख्य नाम है जयानक है, चंद्रवरदाई हैं, विद्यापति हैं, जनार्दन हैं। ये सब यहाँ पे राज दरबार में आश्रय पा रहे हैं और अपने अपने साहित्य का सृजन कर रहे हैं, साहित्य की उन्नति कर रहे हैं। और साथ ही पृथ्वीराज चौहान के जो उपलब्धियां हैं उनका या उनके इतिहास का लेखन भी साथ साथ में किया जा रहा है। और नेक्स्ट है इसका जो साम्राज्य विस्तार है या फिर ये मान लीजिए इसका मूल्यांकन। पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन वो ये है कि ये
कुशल सेनानायक था, साहसी योद्धा था, और साथ ही साथ जो कुटिल रणनीतिज्ञ होता है वो था। और अपनी उपलब्धियों के बल पर, अपनी सफलताओं के बल पर इसने अपने जो साम्राज्य का विस्तार किया वो पंजाब, गुजरात, कन्नौज, यानी कि वर्तमान जो क्षेत्र है उसका हम जाने तो वर्तमान पंजाब, राजस्थान और जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का राज्य है वहां तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इसी तरह से ये थी पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियां जिसका हमने अध्ययन किया। और अगले अध्याय में हम इसके आगे वाला जो भाग है उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।